नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज़ 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का दौर खत्म हुआ। एक लंबे अरसे बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए और अब 8 अक्टूबर को सभी को, जम्मू कश्मीर की जनता को, यहाँ पर वो सियासी पार्टियां जिन्होंने इन चुनावों में हिस्सा लिया, उन सभी को अब 8 अक्टूबर का इंतजार है। लेकिन 8 अक्टूबर से पहले इस समय जो सियासी गलियारों में हलचल है वो कई सारे मुद्दों को लेकर है, लेकिन प्रमुख तौर पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो 5 मेंबर्स नॉमिनेट करने की बात की गई है, एमएलएज नॉमिनेट करने की बात की गई है, उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा संशय बना हुआ है। और जम्मू कश्मीर के विपक्षी दल, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, अन्य दल हो, इस बात को लेकर पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि सरकार गठन से पहले ये 5 एमएलएज जो नॉमिनेट किए जाने हैं ये नहीं हो। आखिरकार क्या कारण है, क्या कुछ खिचड़ी पक रही है, उसे लेकर हम बातचीत करने पहुंचे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यालय में। हमारे साथ प्रोविजनल प्रेसिडेंट रतन लाल गुप्ता जी मौजूद हैं, पार्टी के सीनियर लीडर हैं और भी कई मसलों को लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर नवभारत। थैंक यू। रतनलाल जी, इस बारे में जो है कल से काफ़ी चर्चाएं गर्म हैं, सियासी गलियारों में बहुत सारी बातें इस समय उठ रही हैं, चाहे वो सरकार के गठन को लेकर हो, चाहे किस पार्टी कितना ज़्यादा बहुमत लेगी या किसके साथ जाएगी, किस तरह का गठजोड़ होगा, ये अलग मसला भी चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन प्रमुख तौर पर यहाँ पर 5 एमएलएज को नॉमिनेट करने की बात जो की गई है उस पर क्यों विवाद है, क्या परेशानी है? देखिए, हमारे मुल्क में डेमोक्रेटिक सेटअप है और पूरी दुनिया को हम कहते हैं कि सबसे बड़ी जो जमहूरियत है वो हिंदुस्तान के अंदर है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने इलेक्शन करवाए हैं। पहले तो सबसे बड़ी बात ये कि भाई ये एक खूबसूरत स्टेट थी, इसको इन्होंने यूटी में बदला, जो कि वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। मैं हम समझते हैं कि एक खूबसूरत स्टेट के पहले आपने 2 टुकड़े किए, उसको भी यूटी बनाया, इसको भी यूटी बनाया। यूटी से स्टेट बनती है लेकिन स्टेट से यूटी नहीं बनती। सबसे बड़ी बात जो पहले जम्मू कश्मीर के लोगों के हक हकूक़ जो छीने गए, मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक डेमोक्रेटिक सेटअप में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरदारी अवाम, डेमोक्रेटिक सेटअप मीन्स सरदारी अवाम का हक है। गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, आप ये कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो नॉमिनेशन रखी गई थी वो इसलिए रखी गई थी कि कुछ ऐसे तबके होते हैं जिनको रिप्रेजेंटेशन हाउसेज में नहीं मिलती, तो उनको नॉमिनेट किया जाता था। अब जम्मू कश्मीर में भी अब इन्होंने 5 जो नई सीटें एमएलए की नॉमिनेशन के लिए रखी हैं, तो एक तरफ आपने डेमोक्रेटिक सेटअप में इलेक्शन करवाए और इलेक्शन में जो जीत के आई, गवर्नमेंट तो उनकी बननी चाहिए, उन्हीं की गवर्नमेंट बनेगी। और कोई किसी को अगर नॉमिनेट करना है तो उस गवर्नमेंट का हक है ये, जिसको लोगों ने चुना है। मतलब है, अगर आप कहें कि साहब गवर्नमेंट जो है, राइट ऑफ नॉमिनेशन जो है वो गवर्नमेंट को होना चाहिए, आप कह रहे हैं कि नहीं एलजी साहब करेंगे, वो गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपको लगता है बीजेपी बैकग्राउंड के जरिए जो है कहीं ना कहीं 5 सीटों को सिक्योर करने की कोशिश कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये 5 सीटें जो हैं, अगर बनी सरकार किसकी बनती है, हमने ये कह रहे हैं जिसकी भी सरकार बने, नॉमिनेशन का हक उनको होना चाहिए कि कौन से ऐसे तबके हैं, कौन से ऐसे जीनियस लोग हैं या कौन से ऐसे अनरिप्रेजेंटेटिव लोग हैं जो इलेक्शन में नहीं आ पाए, तो उनको हम नॉमिनेट करें। मसलन कश्मीरी पंडितों की 2 सीटों का है, 2 सीटें वुमेन का है, 1 सीट पीओके की है। नॉमिनेशन का हक तो गवर्नमेंट को होना चाहिए ना, जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हो।
आपको लगता है रीऑर्गेनाइजेशन बिल जब आया गया, एलजी की पावर्स को बढ़ाने की बात हुई, कहीं ना कहीं अब गृह मंत्रालय जिस तरह से एडवाइस करेगा या सजेस्ट करेगा उस तरीके से एलजी महोदय जो हैं वो 5 को नॉमिनेट करेंगे। रीऑर्गेनाइजेशन बिल के साथ आप इसको जोड़ते हैं जो ताकतें बढ़ाई गई हैं? देखिए, पहली बात तो ये फिर ये इलेक्शन करवाने का क्या मकसद हुआ? तो फिर सबको ही नॉमिनेट करना चाहिए इनको। इलेक्शन जब आप करवा रहे हैं, इलेक्टेड लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव है, सरकार उनकी बननी है और वो सरकार नॉमिनेट करेगी जिसको वो चाहेगी, जिसको वो समझेगी सरकार कि हाँ साहब ये वो लोग हैं जो अप्रोप्रिएट लोग हैं, उनको वो रिप्रेजेंटेशन देंगे अपने हाउस में। अब आप कह रहे हैं कि साहब एलजी साहब को ये पावर, एलजी साहब को पावर कहाँ से आ गई जी? अगर उनके पास इस किस्म की पावर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है। मैं तो सीधी बात कहूँगा, अनडेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में नॉमिनेशन जो है वो गवर्नमेंट का राइट है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन लड़के आए हैं उनका हक होना चाहिए। यहाँ पर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उमर अब्दुल्ला साहब द्वारा ये आरोप भी लगाया गया है कि जिस तरह से उनके हिसाब से इस समय एडमिनिस्ट्रेशन में जो कामकाज है उसमें बदलाव किए जा रहे हैं, उसमें अब चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से भी अमित शाह द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि जिस तरह के आरोप एनसी या उमर अब्दुल्ला साहब की बात कर रहे हैं वो लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी तरह का जो ये ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है उसमें किसी तरह के कामकाज का बदलाव नहीं है। तो कहाँ से ये आरोप प्रत्यारोप शुरू हो रहा है? देखिए, जब आपने यूटी ही बना दी तो इसमें रह क्या गया? जो यहाँ गवर्नमेंट बनेगी उसके पास पावरें हैं क्या? वो तो पावरें तो आपने पहले ही उनसे छीन ली है। देखिए, हमारा कहने का मकसद है कि आप ये कह रहे हैं कि भाई ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है। अब जब इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो उस गवर्नमेंट को चलाने की जो पावरें हैं उसी गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। ये नहीं कि फरमान दिल्ली से आएंगे तो फिर यहाँ इलेक्शन करवाने का क्या फ़ायदा? ये सवाल तो पहले भी हुए थे, पहले भी खड़े हुए थे जब रीऑर्गेनाइजेशन बिल की बात आई सामने, तब भी यही कहा गया था, लेकिन फिर भी चुनाव लड़े गए। जाहिर सी बात है, डेमोक्रेटिक सेटअप है। अब आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं पर्टिकुलर इस विषय की बात कर रहा हूँ जिसमें कि कामकाज बदल जाएगा या जो चीफ सेक्रेटरी साहब को जिस तरह से एलजी महोदय गाइड करेंगे वैसा सिस्टम होगा। इस पर उमर अब्दुल्ला जी ने ट्वीट भी किया है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब का कहना बिल्कुल दुरुस्त है। हम ये कह रहे हैं साहब कि आप जम्मू कश्मीर के अंदर नई सरकार देने जा रहे हैं। किसकी बनती है, किस पार्टी की बनेगी, ये उन पर डिपेंड करेगी। जो जीत के आएंगे तो सरकार बनाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि साहब डेमोक्रेटिकली, आप एक साइड से कहते हैं जी हमारी डेमोक्रेसी जो है दुनिया में मानी हुई है, और दूसरी साइड आप कह रहे हैं कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के, उनका हक ही कुछ नहीं है, ना वो कुछ कर पाएंगे। जो कुछ आएगा दिल्ली से फरमान आएगा, फरमान इम्प्लीमेंट एलजी साहब करेंगे, तो फिर इस गवर्नमेंट का बनाने का, इलेक्शन करवाने का क्या फ़ायदा? आप हमें बताइए। हमारा कहने का मकसद है जो गवर्नमेंट बने उसकी पावर्स, फुल पावर्स होनी चाहिए, और फौरी तौर पे मैं तो समझता हूँ कि सरकार बनने से पहले पहले सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेटहुड वापस कर देना चाहिए। जी, एक सवाल और रहता रतनलाल जी यहाँ पर, क्योंकि आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, इस समय जो सियासी गलियारों में काफ़ी हलचल भी है कि एनसी और भारतीय जनता पार्टी को जोड़कर भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। कह रहे हैं कि सियासत और मोहब्बत में जो है सब जायज़ होता है। आपको लगता है कि जो इस समय सियासी गलियारों में हलचल चल रही है कि गठबंधन हो सकता है एनसी और भाजपा का, कितनी सच्चाई है इन बातों में? क्योंकि खुद कई सारे आपके विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने एक्स पर इन बातों को लेकर पोस्ट किया है कि बीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बातचीत चल रही है। देखिए, ये इशू जो है इसको हमारे हाईकमान ने पहले ही क्लियर कर दिया। कल बिल्कुल साफ तौर पे हमने कह दिया, हाईकमान ने कह दिया कि बीजेपी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का कभी ना होगा, ना हम सोच रहे हैं, ना इसके बारे में कोई कोशिश हो रही है,
ना हमारी कोई बात हो रही है। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि दिल्ली जाया जा रहा है, बड़े नेता दिल्ली जा रहे हैं, बातचीत चल रही है। इल्तिजा मुफ्ती ने भी एक्स पे पोस्ट किया है कि कश्मीर में सिर्फ चिनार पेड़ के अलावा कुछ भी सीधा नहीं चल रहा है, बातचीत हो रही है अंदर ही अंदर। मैं वही कह रहा हूँ, अभी भी डॉक्टर साहब का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, ये बीजेपी वाले फैला रहे हैं बातें, इस किस्म के शोशे छोड़ रहे हैं मार्केट में, नहीं जी वो हो रहा है, ये हो रहा है, जबकि ऐसी बात है ही कोई नहीं। मेरी हाई कमांड कह रही है, डॉक्टर फारूक साहब ने क्लियर किया, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन ने क्लियर किया, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ना हम कर रहे हैं ना करेंगे, हमारी अपनी सरकार बन रही है, हम किसी के साथ क्यों चलेंगे। मतलब है नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की अलायंस की जितने आज तक अभी तक मैंने सर्वे देखे हैं, उनमें सब में कह रहे हैं कि साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और हर सर्वे वाले ने 50+ हमें सीटें दी है। अगर 50+ सीटें हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी सरकार बन रही है। सर, इस बात का विश्वास है आपको, साफ तौर पर आप कह रहे हैं, लेकिन सरकार अगर बन रही है तो मुख्यमंत्री भी होगा, तो मुख्यमंत्री का चेहरा आपकी पार्टी ने अभी तक बताया नहीं। बड़ा साफ है, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा बिल्कुल साफ है, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे, इसकी कोई दो राय है ही नहीं। कहाँ ये बड़ी बात है, आपने बहुत बड़ी बात बताई है और सामने की तरफ ये चीज़ें क्लियर हैं। तो यहाँ पर भाजपा ये भी कह रही है कि जम्मू को अपना मुख्यमंत्री भी मिलेगा। क्या लगता है आपको, कांग्रेस और एनसी का गठबंधन हुआ है और अगर मुख्यमंत्री एनसी से हैं, उमर अब्दुल्ला साहब हैं, तो डेप्यूटी सीएम को लेकर आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस को भी जगह मिलेगी इसमें? देखिए, मुझे समझ नहीं आ रही है कि जब उनके पास ये सीटें ही नहीं हैं तो वो जम्मू का मुख्यमंत्री कहाँ से लाएंगे। और दूसरी बात है, मुख्यमंत्री हमेशा जब इलेक्शन हो जाता है, जो लोग मेंबर चुन के आते हैं एमएलए, वो बाकायदा अपना लीडर चुनते हैं, लीडर ऑफ द हाउस। वो जम्मू का चुने, श्रीनगर का चुने, कहीं वो बैन तो है नहीं, तो वो बाकायदा लीडर ऑफ द हाउस चुनते हैं। लीडर ऑफ द हाउस जो है वो चीफ मिनिस्टर बनता है। ये तो बड़ी क्लियर बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल बात है। कोई कहे मैं नहीं जी जम्मू का होना चाहिए, कोई कहे नहीं जी कश्मीर का होना चाहिए, कोई कहे जी उधमपुर का होना चाहिए, कोई नहीं, वो नहीं बात बनती। जो इलेक्टेड एमएलए होंगे, लेजिस्लेटर्स होंगे, वही अपना लीडर चुनते हैं। जिनको वो चुनेंगे हर साथी उसको मानेंगे कि हाँ साहब यही हमारा लीडर है, क्योंकि चुनते हैं, मेजॉरिटी आप उनकी चुने तो तभी वो लीडर बनेंगे। तो इस किस्म की बातें करना कि साहब वो चीफ मिनिस्टर है, ये बातों से थोड़ी होगा। ये तो बाकायदा प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है जो पूरा करना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन अब पहले तो ये है कि भाई गिनती होगी 8 को, उसके बाद कौन कौन कामयाब होगा, मुबारक उनको देंगे, उनके बाद आगे चलेगा प्रोसेस, लीडर ऑफ दी हाउस कौन होगा वो चुनेंगे वहाँ पे, लीडर ऑफ दी पार्टी कौन होगा वो चुनेंगे। तो ये प्रोसेस जो कॉन्स्टिट्यूशनल है वो चलता है, इसमें कोई बात ये नहीं है कि वो बनेगा ये बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सफाई जो है वो साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस दे चुकी है, और क्योंकि इस बारे में कई सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि विभिन्न पार्टियों ने चुनाव तो ज़रूर लड़ा, चाहे पीडीपी हो, कांग्रेस हो, एनसी हो, बीजेपी हो, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर किसी ने भी साफ तौर पर अपनी पिक्चर को क्लियर नहीं किया। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये चीज़ भी साफ होती है नज़र आ रही है। बहरहाल अब 8 अक्टूबर का दिन है और हमें उस दिन तक इंतज़ार करना है, तब तक एग्जिट पोल्स भी आ जाएंगे और काफ़ी कुछ समझ में आसान हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कितने वोटों से आगे है और किसका गठजोड़ किसके साथ है। बहरहाल ये थी खास बातचीत। आप इस इंटरव्यू को लेकर अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।